सभी साथियों को मेरा जय भीम। और एक बार आप फिर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज हम जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो मानवर कांशीराम साहब के द्वारा चलाए गए आंदोलन के एक विशेष पड़ाव के लिए बनाया गया है। ये जो पड़ाव था मानवर कांशीराम साहब के आंदोलन का, ये इसलिए हम इसको पड़ाव का नाम दे रहे हैं क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी को जब बनाया गया था 14 अप्रैल 1984 को, तो उससे पहले ये सबसे बड़ा और अहम आंदोलन मानवर कांशीराम साहब के द्वारा चलाया गया था। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी, लेकिन उससे पहले एक कार्यक्रम जिसका नाम दिया गया था समता एवं स्वाभिमान के लिए संघर्ष, और इसका नाम दिया गया था सामाजिक कार्यवाही के तहत DS4 द्वारा जो सामाजिक कार्यवाही, सोशल एक्शन जिसे मानवर साहब कहते थे, तो उसके तहत ये आंदोलन चलाया गया था। और जिसका जो मुख्य पूरे देश भर के लिए इसको एक बहुत बड़े आंदोलन का स्वरूप मानवर कांशीराम साहब ने देने का काम किया था। और जो मैं बता रहा था अभी कि ये था समता एवं स्वाभिमान के लिए संघर्ष का आंदोलन, मूवमेंट फॉर इक्वलिटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, इसको अंग्रेजी में। और इसकी कवरिंग जो मैं कहता हूं, जो बताते रहता हूं आपको, द ऑपरेस्ट इंडियन में इसके 3 अंक में ये छपी है रिपोर्ट। एक जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, जनवरी 1984 के ऑपरेस्ट इंडियन के अंक में छपी थी। एक थी जो है मार्च 1984 के अंक में छपी थी। और जो खास और रिपोर्ट जो छपी थी जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, वो थी अप्रैल 1984 के अंक में। ऑपरेस्ट इंडियन के अंक के जो एडिटोरियल मानवर कांशीराम साहब ने लिखे थे, तो हम जो है तीनों ही आज जो एडिटोरियल के बारे में एक साथ ही आपको, क्योंकि पूरा एक ही आंदोलन था वो, इसलिए एक ही वीडियो के माध्यम से हम इसको आपके सामने पहुंचाना जरूरी समझते हैं। तो ये मैं जो बात करना चाह रहा हूं, ये शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1983 से। 6 दिसंबर 1983 से मानवर कांशीराम साहब ने इसको आंदोलन को शुरू किया था, और वो स्थान का नाम था कन्याकुमारी। तो मैं आपको बताता चलूं, जो मानवर कांशीराम साहब ने इस आंदोलन को जो डिजाइन किया था, जो इसका खाका तैयार किया था, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन था। और मानवर कांशीराम साहब की जो तैयारी थी वो इस तरह की थी कि पूरे देश में हम इस आंदोलन को फैलाएंगे और उस आंदोलन के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। उनका आंदोलन का तरीका, जैसे हमारे सभी साथी जानते हैं, मानवर कांशीराम साहब कोई धरना नहीं देते थे, कोई प्रदर्शन नहीं करते थे, या कोई ज्ञापन वगैरह नहीं देते थे। वो सीधे सीधे जनता को जागरूक करने का मूवमेंट चलाया करते थे। जब जनता जागरूक हो जाएगी तो स्वयं ही अपने अधिकारों के लिए उसको मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस तरीके का मानवर कांशीराम साहब का जो आंदोलन की जब हम बात कर रहे हैं, तो आंदोलन ये मानवर साहब के द्वारा ये देश के 5 कोनों से शुरू किया गया था। ये बहुत जरूरी मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसको हमारे सभी साथियों को और खासतौर से युवा पीढ़ी को जब हम बताना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन था बड़ा आंदोलन था, इसलिए इसको समझना बहुत ही धैर्य के साथ, मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं कि बहुत ही सुनने का और समझने का इसको बहुत आवश्यक है कि ये आंदोलन था क्या। तो हम बात कर रहे हैं कि इस आंदोलन को पूरे देश के 5 कोनों से शुरू किया गया था। और वो 5 कोने कौन कौन से थे? ये सबसे पहला था दक्षिण भारत में जो बिल्कुल सिरा है, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से इसको प्रारंभ किया गया था 6 दिसंबर 1983 से, और उसको मानवर कांशीराम साहब ने हरी झंडी दिखा करके, वो साइकिल यात्रा थी। और ये सब जो मैं बात कर रहा हूं, ये सब साइकिलों से चलाए गए थे आंदोलन। इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका थी वो 2 पहिए और 2 पैर का कमाल, साइकिल का कमाल था ये। तो पहला जो था स्थान, जो 5 स्थान में से पहला स्थान था कन्याकुमारी, और दूसरा स्थान जो था ये था आपका नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में
वो था कोहिमा। नॉर्थ ईस्ट में कोहिमा से शुरू किया गया था और उत्तर में ये कार्यक्रम थोड़े दिनों के अंतर से शुरू किए गए थे। तो तीसरी जगह का नाम था कारगिल, जो उत्तर में जम्मू कश्मीर के जो बिल्कुल कारगिल का नाम अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। तो तीसरा स्थान का नाम था कारगिल। तो कारगिल से साइकिल यात्रा शुरू की गई। तो 3 ये स्थान हो गए, तो इसको कहा गया के क्यूब। और 2 स्थान और थे, और इसमें जो चौथा स्थान था वो था पुरी यानी पूरब साइड में, क्योंकि देश के 5 कोने कवर करने थे ना साहब को। तो पूर्व दिशा में देश का जो पूर्वी छोर है वो है पुरी, उड़ीसा की जो उड़ीसा में है, पुरी समुद्र के किनारे। तो चौथा स्थान का नाम था पुरी, वहां से साइकिल यात्रा शुरू की गई। और जो 5वां स्थान था वो था पश्चिम में पोरबंदर, गुजरात में, वो भी समुद्र के किनारे। यानी देश भर के 5 कोनों से ये आंदोलन शुरू करने का काम किया गया था। और मैं आपको जो है इस बात की ये तारीख भी बताना चाहूंगा कि ये जो तारीख थी 5 जगह से शुरू करने की, ये तारीख थी 6 दिसंबर 1983 से तो शुरू हुआ, मैं बता रहा था आपको, कन्याकुमारी से। और उसके बाद में ये शुरू हुआ आपका जो बाकी जो जगह थी इसमें जो दी गई हैं, जो मैं बिल्कुल आपको प्रामाणिक सूचना देना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम थे, तो ये कार्यक्रम DS4 के माध्यम से चलाए गए थे। तो इसमें जो तारीख मैं बताना चाह रहा हूं कि अन्य जो 6 दिसंबर से तो शुरू हुआ कन्याकुमारी से, 18 दिसंबर को कारगिल से, 18 दिसंबर को कारगिल से इसको यात्रा को शुरू किया गया। और 19 जनवरी को कोहिमा से, 19 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट की जो नागालैंड की राजधानी है, तो 19 जनवरी को कोहिमा से, और 28 जनवरी को पुरी से, उड़ीसा में जो पुरी है, 28 जनवरी को वहां से शुरू किया गया। और 22 फरवरी 1984 को पोरबंदर से। तो इस तरीके से ये जो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये के क्यूब पी स्क्वायर, इसको नाम हम देना चाहते हैं कि के क्यूब और पी स्क्वायर का आंदोलन, यानी 5 जगहों से शुरू किया गया आंदोलन। जैसे दोबारा हम रिपीट करें तो कन्याकुमारी, कोहिमा, कारगिल, ये 3 हो गए के क्यूब, और 2 पी, एक पुरी और पोरबंदर, पी स्क्वायर। तो ये जो आंदोलन मतलब के क्यूब पी स्क्वायर के नाम से मानवर काशीराम साहब, क्योंकि मैंने मानवर काशीराम साहब के साथ इससे पहले से ही हम तो जुड़ चुके थे, मैं तो जुड़ चुका था, तो इसलिए मुझे इस बात को बताने में ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये जो आंदोलन था कि ये पूरे देश का एक बहुत बड़ा आंदोलन जो चल रहा था, तो उसका जो समापन हुआ था, ये समापन हुआ था 15 मार्च 1984 को दिल्ली में। लेकिन समापन होने से पहले पूरे देश में जगह जगह पर ये आंदोलन के माध्यम से जनसभाएं की गई, साइकिल मार्च निकाले गए और बड़ी बड़ी जनसभाएं की गई थी। तो बड़ी जनसभाओं की जो रिपोर्ट इसमें जो मैं आपको जो पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि ये जो इतना बड़ा आंदोलन था कि इसमें जो आंदोलन था, इस आंदोलन को कुल मिलाकर के 5 लाख किलोमीटर की साइकिल यात्रा इसमें तय की गई थी। 5 लाख किलोमीटर की साइकिल यात्रा इस आंदोलन में तय की गई थी। तो उसके साथ ही इसमें जो कुल समय लगा था वो 100 दिन का समय था, और इस दौरान लगभग 7000 छोटी बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया गया था। 7000, आप देखिए, मात्र 100 दिन के अंदर 7000 जनसभाओं का आंदोलन, इसमें जनसभाओं का आयोजन किया गया था। और इसी संघर्ष के माध्यम से जो लिखा हुआ है 10 करोड़ दलित शोषित भारतीयों तक संदेश पहुंचाया गया। 10 करोड़। तो इतना बड़ा आंदोलन ये कितना कैसे बना? अब जैसे आंकड़े हम आपको जो मानवर काशीराम साहब के जो ऑब्रेस्ट इंडियन है उसमें ये छपे हुए हैं।
ये जो आंकड़े मैं जो आपके सामने बता रहा हूं कोई वैसे नहीं बता रहा। 100 दिनों का ये संघर्ष था और 100 दिनों के लंबे संघर्ष में लगभग 30 स्थानों से साइकिल मार्च का शुभारंभ किया गया। इसमें करीब 1 लाख यात्री साइकिलों की भागीदारी की गई। 1 लाख साइकिल लोग लेकर के, मतलब 1 लाख लोगों ने साइकिल चलाई थी इस कार्यक्रम में। तो ये जब 1 लाख लोग पूरे देश में, तो ये जो संख्या है, क्योंकि देशव्यापी आंदोलन था, तो पूरे देश में 1 लाख लोगों ने इसमें साइकिल चला करके, किसी ने चाहे 5 दिन साइकिल चलाई, चाहे 10 दिन साइकिल चलाई, लेकिन मतलब उन्होंने कुल संख्या का जो था अनुमान आंकड़ा जो दिया है वो 1 लाख साइकिल सवारों ने इसमें भाग लिया। और मैं ये एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे उस समय की याद है कि मेरा उस समय मैं गांव में रहता था। मेरा गांव इधर अलीगढ़ जनपद में इगलास के पास गांव है बिदर का। तो उस गांव से मैंने ही खुद 5 साइकिल सवार इसमें हम लेके चले थे और इसमें हम दिल्ली पहुंचे थे 14 तारीख के नाइट में। ये जो है इसमें जो स्थान था कौंडली, दिल्ली में कौंडली में, क्योंकि जो दिल्ली के चारों ओर से जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो आते हैं, कुल मिलाकर के 5 राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली में मिलते हैं। तो जो साइकिल सवार जगह जगह से चल के आ रहे थे, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो दिल्ली के चारों ओर फैली हुई जो जे कॉलोनीज हैं, उन जे कॉलोनीज में इनको रुकवाने का इंतजाम किया था। तो हमारा जो इधर अलीगढ़ से और गाजियाबाद से इधर के जो बुलंदशहर वाला जो इलाका है, तो इन लोगों को रोकने का कार्यक्रम था हमारा ये कौंडली में। उस समय जो है एक कौंडली स्थान है, अब तो वो बिल्कुल दिल्ली में आ गया है, मयूर विहार के पास। तो वहां हम लोग रुके थे। तो ये जो है रुकने का 5 जो राष्ट्रीय मार्ग आए थे दिल्ली में, तो क्योंकि बहुत बड़ा हुजूम था, तो अगले दिन का जो कार्यक्रम, जैसे इसमें भी लिखा है, इसमें भी जो लिखा है कि ये रुकावटों के बावजूद 14 व 15 मार्च 1984 के दिल्ली में हुए कार्यक्रम बड़े पैमाने पर कामयाब हुए। 14 मार्च 1984 को साइकिल मार्च देश के 5 राष्ट्रीय राजमार्गों सहारनपुर, शामली, दिल्ली रोड से होते हुए दिल्ली पहुंचे। उनको दिल्ली की अलग अलग जे कॉलोनीज में ठहराया गया। ये मैं कहां से पढ़ रहा हूं, ये ऑब्रेस्ट इंडियन अप्रैल 1984 की है, उसका हिंदी अनुवाद है इंग्लिश का जो है, जो मेरे द्वारा किया गया है। इंग्लिश की जो ऑब्रेस्ट इंडियन है उसका जो हिंदी अनुवाद है, मैंने स्वयं इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो अपने पाठकों की सुविधा के लिए मैं हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूं। तो ये जो उनको ठहराया गया था अलग अलग जे कॉलोनीज में, तथा सायकाल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके द्वारा जे कॉलोनीज एवं दिल्ली के उपनगरों में सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अगला जो है 15 मार्च आ गया। और 15 मार्च तो जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 15 मार्च माननीय कांशीराम साहब का जन्म दिवस है और ये 15 मार्च 1984 यानी माननीय कांशीराम साहब की 50वीं वर्षगांठ भी थी। ये 50 साल के पूरे हो गए थे। 15 मार्च 1934 का माननीय कांशीराम साहब का जन्म दिवस है। और ये जो कार्यक्रम हुआ था वोट क्लब पर, ये 15 मार्च 1984 को हुआ था। तो जिसमें जो है ना बहुत जो बाधाएं उत्पन्न हुई थी उसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि जब उन्हें लगा उस समय की जब कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पर जो है काफी ज्यादा रुकावटें डाली गई। ये रुकावटों पे जैसे कि इसमें लिखा है कि दिल्ली पुलिस का भरपूर दुरुपयोग किया गया। टीवी रेडियो अब हमारी खबरों को ब्लैकआउट करने के लिए जाने माने साधन हो गए थे, यानी कोई खबरें नहीं देता था। ये तो केवल हमारा आपका मतलब जो है जो संपर्क के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ रहे थे, लेकिन न तो कोई टीवी, न कोई अखबार, कोई रेडियो, हमारी किसी भी तरह का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था देश में, लेकिन किसी भी रेडियो, टीवी, अखबार ने हमारी कोई खबर नहीं छापी थी उस समय। तो जो बात लिखी है कि दीवारों पर लिखने तथा पोस्टर चिपकाने तक को हमें रोका गया, यानी इतना ज्यादा डर गई थी सरकार कि हम लोगों को दीवारों पर लिखना और पोस्टर चिपकाने से भी रोका गया। लाउड स्पीकर का प्रयोग करने के लिए हम घर और सिर्फ हम पर ही प्रतिबंध लगाया गया। माननीय कांशीराम साहब लिख रहे हैं इसको, ये जो एडिटोरियल है ये माननीय कांशीराम साहब का लिखा हुआ है
इसलिए ये जो है बहुत ध्यान से सुनने की, समझने की जरूरत है कि मान्यवर कांशीराम साहब इस अब्रस्ट इंडियन में जो एडिटोरियल लिखते थे वो उनका खुद का लिखा हुआ है, जिसका हम हिंदी अनुवाद करके सुना रहे हैं कि इतने पर भी वे लोग संतुष्ट नहीं हुए और धारा 144 लगा दी गई, जिससे दिल्ली में 4-5 लोग भी एक साथ इकट्ठा न हो सके। ऐसा 14 मार्च को ही हो सका जब संसद में बहुत से सांसदों ने इस बात का विरोध किया। तब कहीं जाकर 14 मार्च को 7:30 बजे पुलिस कमिश्नर की हमें अनुमति प्राप्त हुई। मेरी पुलिस अधिकारियों के दुरुपयोगों के तथ्यों को उजागर करती हुई पुलिस कमिश्नर को लिखी गई चिट्ठी अगले पेजों पर ज्यों की त्यों दी गई है। यानी ये जो है ना बाकायदा, मतलब मान्यवर कांशीराम साहब ने जो अब्रस्ट इंडियन है 1984 का जो इश्यू है अब्रस्ट इंडियन का, उसमें ये सारी पूरा के क्या क्या एक दूसरे के प्रति मतलब जो चिट्ठी लिखी गई थी पुलिस कमिश्नर को और पुलिस कमिश्नर ने क्या जवाब दिया था, वो सारी चिट्ठी अब्रस्ट इंडियन के अप्रैल 1984 के अंक में ये छपी हुई है। तो ये जो है इतनी सारी रुकावटों के डालने के बावजूद भी अगले दिन क्या हुआ कि 15 मार्च को साइकिल मार्च प्रातः काल में शुरू कर दिया गया तथा लाल किले के सामने से बड़े ही अनुशासित ढंग से सब इकट्ठे हुए। लगभग सुबह 10 बजे साइकिल मार्च बोट क्लब नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। कहां से रवाना हुआ? सारे जितने भी साइकिल रैली आई थी उनको पहले बुलाया गया 15 मार्च 1984 को लाल किले के मैदान पर, और लाल किले के मैदान से फिर जो है ना पूरा साइकिल का रैली बन करके लाल किले से शुरू हुई और कहां तक जाना था उनको? बोट क्लब तक, क्योंकि इसका समापन होना था बोट क्लब पर। तो ये 10 बजे साइकिल मार्च दिल्ली के लिए रवाना हुआ और संसद के बाहर बोट क्लब के मैदान में लंबा जुलूस एक बड़ी जनसभा में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार 15 मार्च 1984 को बोट क्लब के मैदान में सामाजिक कार्यवाही का प्रथम चरण संपन्न हुआ। ये बहुत बड़ा एक्शन था, जो सामाजिक सोशल एक्शन जो पूरे देश में चलाया गया था बिना किसी मांग के। कोई मांग नहीं थी हमारी कि हमारे लिए कोई ये पूरा करो वो पूरा करो, कुछ नहीं था, केवल समाज को बताना था, जगाना था। इसमें मान्यवर साहब लिखते हैं बिना किसी मांग के, लेकिन एक दृढ़ निश्चय के साथ कि समता एवं स्वाभिमान के इस संघर्ष को मंजिले मकसूद तक पहुंचा कर ही दम लेंगे, और अगले ही दिन से इस मुकम्मल इरादे के साथ कि संघर्ष का दूसरा चरण एक कभी न थमने वाला संघर्ष होगा, अंतहीन संघर्ष। जो नेक्स्ट इसका फेज होगा वो जब तक हमारे समाज को सम्मान और स्वाभिमान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक अगला एक्शन चलता रहेगा। इस इरादे के साथ इस कार्रवाई का पहला चरण संपन्न हुआ। संघर्ष के प्रथम चरण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन एवं विविधता भरे समाज एवं सरकार के किसी भी अंग से टकराव की नौबत न आने पाए। अब आप देखिए कि यहाँ कितना मान्यवर कांशीराम साहब की सोच कितनी विशाल थी कि उनको तो लंबा चलना था, इसलिए कि कोई भी सरकार की एजेंसी, चाहे वो पुलिस है, प्रशासन है, कोई भी उनकी मशीनरी है सरकार की, उस मशीनरी से टकराने का कहीं काम नहीं हुआ। और इतना बड़ा आंदोलन हो गया, 7,000 जनसभाएं हो गई, 10 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंच गया, लेकिन कहीं भी पुलिस से, प्रशासन से कोई टकराने की नौबत नहीं आई। बिल्कुल कायदे कानून में रह करके, जैसे आज के जो है ना बहुत सारे हमेशा इधर देखो उधर टकराहट, धरना प्रदर्शन, ऐसे नहीं चलता आंदोलन। ये मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन से सीखने की हमारे समाज को जरूरत है कि आंदोलन चलाया कैसे जाता है। ये खुद लिख रहे हैं कांशीराम साहब कि कोई टकराव की नौबत ना आने पाए, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि कहीं भी भड़काने की कोशिश नहीं की गई। दूसरे लोगों ने भड़काने की कोशिश की, भड़काने के अनेक मौके आए, विशेषकर महाराष्ट्र में, जिसने डॉक्टर अम्बेडकर मिशन के अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। मिशन की गिरावट के दिनों में बहुत से छोटे छोटे समूह बन गए तथा सभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर अपने क्रियाकलाप करने लगे। जिस दिन साइकिल मार्च सोलापुर जिले के अकालकोट से प्रारंभ हुआ, दलित पैंथर के आपस में जो लोग रुकावट डालने लगे थे। दलित पैंथर के एक छोटे से गुट ने आयोजकों के सामने एक बड़ी समस्या पैदा करने की कोशिश की। नासिक में एक दूसरे टूटे हुए गुट ने साइकिल यात्रियों को बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण करने से रोककर भड़काने की पूरी कोशिश की। यानी अपने कुछ दूसरे ऐसे लोग थे जो इस कारवां से, इस मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन से संतुष्ट नहीं थे, तो वो लोग रुकावटें डालने का काम करते थे। यहां तक कि मतलब मान्यवर कांशीराम साहब के जो कार्यकर्ता थे उनको रोका गया बाबा साहब के चित्र पर
माल्यार्पण करने के लिए, लेकिन इससे टकराने का उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, आप हम नहीं माल्यार्पण करेंगे, लेकिन टकराए कहीं नहीं। तो हमारी ओर से हमने हर प्रकार के भड़काऊपन के साथ रहना सीख लिया है। यानी चाहे आप कितना भी हमें भड़काओ, लेकिन हम भड़केंगे नहीं। ये बहुत ज्यादा एक मुख्य सीखने की जरूरत है आज हमारी युवा पीढ़ी को, आज हमारे साथियों को, कि मानवर कांशीराम साहब इस आंदोलन को कैसे कैसे बचा करके खड़ा कर रहे थे। दूसरे लोग इसको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मानवर कांशीराम में अपने ढाल बन करके हमेशा खड़े रहे। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को यही समझाते थे कि आपको किसी से मतलब चाहे आपको कोई कितना भी भड़काए, चाहे आपको कितना भी उकसाए, लेकिन आपको भड़कना नहीं है, आपको शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहना है। हमारी ओर से हमने हर प्रकार के भड़काऊपन के साथ रहना सीख लिया है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए, लेकिन 14 मार्च 1984 को हुई घटना से नहीं बचा जा सका। यह हमारे नियंत्रण से बाहर की बात थी। इसको भारत के सभी पाठकों की जानकारी के लिए विस्तार से अगले पृष्ठों में रिपोर्ट में दिया गया है। यानी वो भी जो है ना टकराना किस तरीके था कि पुलिस प्रशासन जो है इसको अनुमति नहीं दे रहा था, दिल्ली की सरकार अनुमति नहीं दे रही थी। तो मानवर कांशीराम साहब ने इसको संसद के माध्यम से या जो भी लिखा पढ़ी के माध्यम से, कानूनी माध्यम से परमिशन प्राप्त की गई। और परमिशन प्राप्त होने के बाद इतनी बड़ी विशाल रैली, जिसमें कि मुझे खुशी है इस बात को आपके साथ शेयर करने के लिए कि इस रैली में मुझे स्वयं और अपने साथी जो थे हमारे अलीगढ़ जनपद के और मेरे खुद के गांव के करीब 5 लोगों ने हमने जो है इसमें भागीदारी की थी। और ये रैली इतनी बड़ी अच्छी थी क्योंकि ये होली का समय था, करीब अगले दिन होली थी। तो 15 मार्च को हम लोग वापस आए। 15 मार्च को जो है वहां जो रैली थी, तो 16 मार्च को हम वहीं रुक करके 16 मार्च को सुबह दिल्ली से चले। और मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि इस रैली का अनुभव कि 16 मार्च 1984 के दिन मैं और मेरे साथी दिल्ली से जहां रोका गया था वहां से हम अपने गांव पहुंचे। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोई अपनी तारीफ की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस दिन 150 किलोमीटर साइकिल चला करके, 150 किलोमीटर लगभग साइकिल चला करके, जो गांव की दूरी दिल्ली की करीब इतनी है, तो उस दिन 150 किलोमीटर साइकिल चला करके मैं स्वयं अपने साथियों के साथ गांव हम पहुंचे थे। तो इतना ज्यादा बड़ा आंदोलन ये था। और आपको ये आंदोलन की जो कार्रवाई है इसको और भी ज्यादा विस्तार से कभी बताएंगे। लेकिन ये इतना आंदोलन बड़ा था कि इसके बाद ही इस कामयाबी से इतना बड़ा जो है जन जागृति पैदा हो गई थी कि 14 अप्रैल 1984 यानी 15 मार्च को इसका कार्यक्रम खत्म हुआ था, ये जो मानवर कांशीराम साहब का जो कार्यक्रम था। और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का बाकायदा गठन संपन्न हुआ और वो जो स्थापना की गई। तो उससे पहले किस तरीके से मानवर कांशीराम साहब ने इस की जो बुनियाद थी वो तैयार की थी, तो ये जो है हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है। इसके ऊपर ये आधारित वीडियो था, ये आपके सामने पेश किया। और मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि मानवर साहब किस तरह से आंदोलन चलाते थे और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होने से पहले वो कौन सा आंदोलन था जिसके बाद मानवर साहब ने, जो आज हम बहुजन समाज पार्टी की, जिसने 4 बार सरकार बनाई और बहुत बड़ा इसकी उपलब्धि, आज भी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हमारी पार्टी है। और यहां एक बार और मैं निवेदन करते हुए इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कि 9 अक्टूबर, अभी कुछ दिन के बाद 9 अक्टूबर आने वाला है 2025, और माननीय बहन जी ने आह्वान किया है कि हमारे मसीहा, हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिवस के रूप में महारैली का आयोजन किया गया है लखनऊ में। तो मैं ये भी आपसे गुजारिश करूंगा इस मौके पर कि भारी से भारी संख्या में मानवर कांशीराम साहब को, अपने मसीहा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और अपना उनको प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए आप लोग लखनऊ अवश्य पहुंचे 9 अक्टूबर 2025 को। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय भीम।